गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है एजेंट के अधिकारों का विस्तार या सीमा, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, एजेंट के अधिकारों का विस्तार या सीमा। एजेंट जब अपने अधिकारों की सीमा के अंतर्गत कार्य करता है तो प्रधान उन सभी कार्यों से बद्ध होता है और तृतीय पक्षकार प्रधान को उन सभी कार्यों के लिए बाध्य कर सकते हैं। ऐसे में प्रधान की अन्य या तृतीय पक्षकारों के प्रति दायित्व की सीमा एजेंट के अधिकारों की सीमा से जुड़ी हुई है। एजेंट के अधिकारों की सीमा को निम्नलिखित अधिकारों से निर्धारित किया जा सकता है। उसमें पहला है वास्तविक अधिकार, रियल और एक्चुअल अथॉरिटी। सेकंड प्रकट या दृश्यमान अधिकार, ऑस्टेंसिबल और अपेरेंट अथॉरिटी। थर्ड आता है संकटकालीन अधिकार, अथॉरिटी इन इमरजेंसी। फर्स्ट हम आज अध्ययन करेंगे वास्तविक अधिकार, रियल और एक्चुअल अथॉरिटी। वास्तविक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी एजेंट को स्पष्ट रूप से उसके प्रधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऐसे अधिकार स्पष्ट अथवा गर्भित रूप से प्रदान किए जा सकते हैं। इस प्रकार एजेंट के वास्तविक अधिकारों को निम्न रूप से निर्धारित किया जा सकता है। उसमें पहला है प्रधान द्वारा एजेंट को प्रदत्त स्पष्ट अधिकार। सेकंड, प्रधान के आचरण द्वारा एजेंट को प्रदत्त गर्भित अधिकार। अब ये उल्लेखनीय है कि स्पष्ट अधिकार प्रधान द्वारा स्पष्ट लिखित या मौखिक रूप से प्रदान किए जाते हैं। गर्भित अधिकार वे अधिकार होते हैं जो एजेंट को, ध्यान देने वाली बात है कि गर्भित अधिकार एजेंट को प्रधान के आचरण या विद्यमान परिस्थितियों से प्राप्त होते हैं। अतः एजेंट के गर्भित अधिकारों को प्रधान के आचरण, परिस्थितियों, व्यापार की प्रथाओं के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। सामान्यतः प्रत्येक एजेंट को स्पष्ट अधिकारों के साथ साथ कुछ गर्भित अधिकार अवश्य होते हैं। अतः प्रत्येक एजेंट को स्पष्ट अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए कुछ गर्भित अधिकारों की भी आवश्यकता पड़ती है। इनके बिना स्पष्ट अधिकारों का क्रियान्वयन कठिन ही नहीं, बहुत असंभव हो जाता है। उदाहरण के लिए हम बता दें कि जयपुर का जैसे जयलाल है, जो मुंबई के मांगीलाल को मुंबई में अपनी बकाया ऋणों की वसूली के लिए नियुक्त करता है। यहाँ मांगीलाल को अधिकार है कि वह ऋणों को वसूल करने तथा उनकी वैधानिक रूप से समाप्ति के लिए कोई भी उचित वैधानिक प्रक्रिया अपना सकता है। अन्य उदाहरण है अंता बंता को अपने जहाज निर्माण के व्यवसाय को चलाने के लिए एजेंट नियुक्त करता है। यहाँ बंता को यह अधिकार है कि वह जहाज के निर्माण के लिए सभी आवश्यक सामान, लकड़ी आदि खरीद सकता है। सेकंड आता है प्रकट या दृश्यमान अधिकार। प्रकट या दृश्यमान अधिकार, ऑस्टेंसिबल और अपेरेंट अथॉरिटी। एजेंट के अधिकारों की सीमा उसके दृश्यमान या प्रत्यक्ष अधिकारों से भी प्रभावित होती है। दृश्यमान अधिकार वे अधिकार होते हैं जो दूसरों को दिखाई देते हैं या अनुभव होते हैं, जबकि वास्तव में अधिकार एजेंट को वास्तव में प्राप्त नहीं होते। दृश्यमान अधिकार प्रधान द्वारा एजेंट को दिए नहीं जाते हैं, किंतु प्रधान अपने आचरण एवं शब्दों से बाध्य पक्षकारों को यह विश्वास करवा देता है कि एजेंट के पास वे अधिकार हैं जो प्रत्यक्षतः दिखते हैं। कभी कभी दृश्यमान अधिकार किसी एजेंट के पद या स्थिति से भी जुड़े हुए होते हैं तथा प्रकट होते हैं। ऐसी स्थिति में एजेंट द्वारा दृश्यमान अधिकारों
की सीमा में किए गए कार्यों के लिए भी प्रधान तृतीय पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी हो जाता है और तृतीय पक्षकारों ने सद्भावना से कार्य किए हों, किंतु ऐसे अधिकारों के अधीन किए गए कार्यों से एजेंट प्रधान के प्रति स्वयं उत्तरदायी बना रहता है। आता है अब तीसरा पॉइंट है संकटकालीन अधिकार, अथॉरिटी इन इमरजेंसी। एजेंट अपने प्रधान को संकटकालीन परिस्थितियों में हानि से बचाने के लिए कार्य करने का अधिकार रखता है, लेकिन एजेंट को संकट काल में अधिकारों का उपयोग ठीक उसी प्रकार करना चाहिए जैसा कि एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति वैसी ही परिस्थितियों में अपने निजी मामले में सामान्यतः करता है। उदाहरण के लिए अहमदाबाद से अमर कुछ माल जयपुर में जितेंद्र को भेजता है तथा लिखता है कि इसमें से आधा माल वह देवेंद्र को दिल्ली भेज दे। जब माल जयपुर जितेंद्र के पास पहुंचता है तो वह माल खराब होने की स्थिति में आ जाता है। वह यह सोचता है कि यदि माल देवेंद्र के पास दिल्ली भेजा गया तो बिल्कुल बिगड़ जाएगा, अतः जितेंद्र जयपुर में ही उस माल को बेच देता है। यहाँ उसे यह अधिकार संकटकालीन परिस्थितियों के कारण मिला है, किंतु एजेंट संकटकालीन स्थिति में अधिकारों का उपयोग निम्न शर्तों के अनुरूप ही कर सकता है। वह शर्तें क्या हैं? उसमें है पहला, एजेंट संकट के समय अपने प्रधान से संपर्क कर आवश्यक निर्देश प्राप्त कर संकट का समाधान करने की स्थिति में नहीं रहा हो। दूसरा, एजेंट ने संकट के समय कोई कार्य प्रधान को हानि से बचाने के लिए किया हो। तीसरा, एजेंट ने संकट के समय सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की तरह कार्य किया हो। और चौथा, एजेंट द्वारा किया गया कार्य एजेंसी व्यवसाय से संबंधित हो एवं उसे व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में किया गया हो। इस संबंध में ये बात ध्यान देने चाहिए कि यदि एजेंट को संकटकालीन परिस्थितियों में भी कुछ ऐसा अवसर मिल सकता है जिसमें वह अपने प्रधान के निर्देश प्राप्त कर सकता है तो एजेंट को उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए तथा संकटकालीन परिस्थितियों में कार्य करने के लिए प्रधान से निर्देश प्राप्त करने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनः आपसे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी का पालन करें। धन्यवाद।